हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और लास्ट में हमने एटॉमिक थ्योरी देखा था। दो एटॉमिक थ्योरी देखे थे, वन इज कॉल्ड एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड सेकंड जो था वो कौन सा था, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आज हम कुछ बेसिक टर्म के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। उनमें से पहला जो टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज एटम। क्या पढ़ेंगे? एटम। और दूसरा जो टर्म आता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। ये दोनों कंफ्यूजिंग कंसेप्ट होते हैं, इसलिए हमको इन दोनों कंसेप्ट को प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? एटम जो होता है वो एलिमेंट का जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एटम। तो एलिमेंट इज कंसिस्ट ऑफ एटम। दूसरा जो होता है वो होता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल जो होता है वो बना होता है कंपाउंड का। किसका बना होता है? कंपाउंड का। ठीक है, अब कंपाउंड क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है ये हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। क्लियर है? तो एटम एलिमेंट और जो होता है वो एटम का बना होता है और कंपाउंड जो होता है वो मॉलिक्यूल का बना होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स का जो कंपोजिशन रहेगा वो एटम रहेगा और कंपाउंड का जो कंपोजिशन रहेगा वो क्या रहेगा? मॉलिक्यूल रहेगा। एक बात और, एटम जो होता है मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब एटम जो रहेगा, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं वो खुद एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, और कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो कंबाइन फॉर्म में होते हैं। बट मॉलिक्यूल जो रहेगा वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या करेगा? शो करेगा। क्या शो करेगा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है वो अकेला रहेगा। क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है Na, जिसको हम बोलेंगे सोडियम। तो सोडियम जो होता है वो हमेशा हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो सोडियम है ये सोडियम अकेला प्रेजेंट है, एक ही सोडियम प्रेजेंट है। हम सेकंड जो बात करते हैं वो होता है H2 की। तो हाइड्रोजन जो होता है जिसको हम लोग H जो सिंबल होता है उसका, तो हाइड्रोजन कभी भी अकेला प्रेजेंट नहीं होता है, हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो Na है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट शो करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो रहेगा ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करता है। तो हाइड्रोजन का एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करेगा, सोडियम का जो एटम रहेगा ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को क्या करेगा? शो करेगा। तो यहाँ पे जो Na रहेगा इस Na को बोलेंगे हम लोग एटम। यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहेगा इस हाइड्रोजन को भी बोलेंगे हम लोग एटम, और यहाँ पे जो H2 रहेगा इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम्स का मतलब एटम जो रहेगा, तो हाइड्रोजन जो रहेगा वो यहाँ पे एटम है और मॉलिक्यूल जो रहेगा वो H2 है। तो मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या करेगा? शो करेगा। हम इस Na की बात करेंगे तो ये Na अकेला प्रेजेंट होता है। हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हमेशा N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब हम बोलेंगे तो यहाँ पे जो एटम्स रहेंगे वो किसके रहेंगे? नाइट्रोजन के। एटम्स किसके होने चाहिए? नाइट्रोजन के। और नाइट्रोजन के एटम्स जब कंबाइन होंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल।
ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन का जो एटम रहेगा वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा है, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होने के बाद वो क्या बनाएगा, N2 बनेगा। तो नाइट्रोजन इज ऑलवेज ऑकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ N2। N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन के दो एटम्स यहां पे रहेंगे, H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन के दो एटम्स यहां पे रहेंगे, और N का मतलब होता है N का एक ही एटम यहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो एटम यहां पे नाइट्रोजन का जो एटम है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ N2 बना रहा है। इसमें हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, H2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसकी बात करेंगे तो ये सोडियम जो रहेगा ये सोडियम के फॉर्म में ही, Na के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। ये Na कभी ऐसा नहीं होगा Na2, या तो ये ऐसा नहीं होगा Na3, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो Na है वो हमेशा एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, और इस Na का जो एटम है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के जो एटम्स है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम को हमेशा हम लोग Ca के फॉर्म में लिखते हैं। तो कैल्शियम का जो सिंबल है वो क्या है, Ca, और ये हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे एटम ऑफ कैल्शियम। क्या बोलेंगे, एटम ऑफ कैल्शियम। तो ये कैल्शियम का एटम जो रहेगा वो अकेला प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये अकेला क्या करेगा, एग्जिस्टेंस शो करेगा। तो एटम जो होते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस शो करते हैं, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस शो नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे वो मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को बना के रखेंगे, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में रहेंगे, हमेशा वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच में, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में, कि कुछ एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं और कुछ एटम जो रहेंगे वो किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में रहेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि ये एटम जो होता है, इस एटम को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। अब हम बात मॉलिक्यूल की करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल का कंपोजिशन जो होता है, क्या होता है, कंपोजिशन। अब कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं, क्या लेते हैं, मेडिसिन, तो उस मेडिसिन के एक साइड में लिखा जाता है कि उस मेडिसिन के अंदर कौन से केमिकल कंपाउंड्स को यूज किया हुआ है, मतलब वो मेडिसिन कौन से केमिकल कंपाउंड का बना हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। तो उस मेडिसिन के अंदर कौन से केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट है, उस मेडिसिन का कंपोजिशन क्या है, ये वहां पे लिखा जाता है। तो कंपोजिशन का मतलब होता है वो किससे बना हुआ है। जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे पास जो ये पेन है ये प्लास्टिक मॉलिक्यूल का बना हुआ है, तो इसका कंपोजिशन क्या हुआ, प्लास्टिक। अब मैंने बोला कि यहाँ पे जो प्लास्टिक है ये पीवीसी है, इसका मतलब इस पेन का जो कंपोजिशन रहेगा वो क्या रहेगा, पीवीसी का मॉलिक्यूल रहेगा। फिर मैंने बोला कि मेरे पास जो पेन है ये पॉलीथीन का बना हुआ है, तो यहाँ पे पॉलीइथीन जो रहेगा वो किसका काम करेगा, कंपोजिशन का काम करेगा। तो जो भी कोई मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल का कंपोजिशन बताने का काम जो फॉर्मूला करता है, क्या करता है, फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूल का कंपोजिशन बताने का काम जो फॉर्मूला करता है उस फॉर्मूले को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट रहेगा हम उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमको किसी ने पूछा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं ऑलवेज,
तो उन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का उन मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन बताने का काम जो फॉर्मूला करेगा, उस फॉर्मूला को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मुझे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, H2। सही है। तो हाइड्रोजन में कौन कौन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हम बात करते हैं H2O, तो मेरे पास यहाँ पे H2O जो है ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वाटर का मॉलिक्यूल। अब इस वाटर के मॉलिक्यूल में कितने टाइप के एटम्स है, हम टाइप के हिसाब से जा रहे हैं ना, कितने टाइप के एटम्स है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 2 टाइप के एटम है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। अब मैंने बोला कितने क्वांटिटी में है, कितने क्वांटिटी में है, 3 एटम है। उनमें से 2 एटम जो रहेंगे वो हाइड्रोजन के रहेंगे और 1 एटम जो रहेगा वो ऑक्सीजन का रहेगा। तो इस प्रकार से इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम्स है, 3 एटम है। कितने एटम है, 3 में से 2 एटम जो रहेंगे वो हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम जो रहेगा वो किसका रहेगा, ऑक्सीजन का रहेगा। तो इस वाटर का कंपोजिशन क्या हुआ, वाटर किससे बना हुआ है, कंपोजिशन का मतलब वो किससे बना हुआ है। तो यहाँ पे जो वाटर हमने यूज किया हुआ है, यहाँ पे जो वाटर हमने लिखा है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। और ये बताने का काम जो फॉर्मूला करता है, उसका कंपोजिशन बताने का काम जो फॉर्मूला करता है, एंड दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन, द फॉर्मूला विच इंडिकेट्स द कंपोजिशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल एंड दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को 2 टर्म से हम लोग शो करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो करने के लिए हमारे पास 2 टर्म होने चाहिए। एक होना चाहिए उसका सिंबल, क्या होना चाहिए, सिंबल, और दूसरा होना चाहिए सबस्क्रिप्ट। क्या होना चाहिए, सबस्क्रिप्ट। अब ये सबस्क्रिप्ट क्या होता है, देखो अब मैंने यहां पे लिखा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास नंबर इज 12। तो जब भी हम किसी अल्फाबेट के अपर साइड में कुछ लिखते हैं तो इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। और जब उसके बॉटम साइड में कुछ लिखेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग सबस्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे, सबस्क्रिप्ट। और ये कार्बन जो है यहाँ पे, ये किसका काम करेगा, सिंबल का। किसका काम करेगा, सिंबल। सिंबल का मतलब होता है, जैसे कार्बन के लिए C यूज करते हैं, हाइड्रोजन के लिए H यूज करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंबल। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को शो करने के लिए जिस अल्फाबेट को हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंबल। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 बातों का बनता है, एक होता है सिंबल और दूसरा होता है सबस्क्रिप्ट। ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट का मतलब जो नंबर रहेगा वो बॉटम साइड में रहेगा उस अल्फाबेट के, और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है वो नंबर जो रहेगा वो अपर साइड में रहेगा उस अल्फाबेट के। तो यहाँ पे हमारा सिंबल जो है वो कौन है, कार्बन, और सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 6 और सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 12। क्लियर। तो ये होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो फॉर्मूला लिखने के लिए सिंबल होना चाहिए और सबस्क्रिप्ट होना चाहिए। अब ये सबस्क्रिप्ट जो होता है वो कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है। अब ये सबस्क्रिप्ट के लिए हमको याद रखना पड़ेगा एक बात, जिसको हम बोलते हैं एटोमिसिटी। क्या बोलेंगे, एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, एटोमिसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। रिपीट कर रहा हूं मैं, एटोमिसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। जैसे मैंने पूछा कि इसके पास H2 के पास टोटल कितने एटम्स है, कितने टाइप्स नहीं पूछा मैंने, कितने पूछा, हाउ मेनी। ठीक है। तो इस हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स है,
2 एटम है, तो इस हाइड्रोजन के पास 2 एटम है, तो इसका एटोमिसिटी जो रहेगा वो कितना रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि एटोमिसिटी का मतलब होता है कितने एटम्स है, कितने टाइप के है वो नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे O3 की, जिसको आप तो जानते ही होंगे कि ये होता है ओजोन। क्या होता है, ओजोन। तो इस ऑक्सीजन के कितने एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 एटम्स प्रेजेंट है, तो इसका जो एटोमिसिटी रहेगा वो कितना रहेगा, 3 रहेगा। कितना रहेगा, 3 रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो H2O की बात करते हैं, तो हमारे पास जो H2O मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल का एटोमिसिटी कितना है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। तो इस वाटर मॉलिक्यूल का एटोमिसिटी कितना है, 3। अब मैंने पूछा वाटर मॉलिक्यूल जो है, इस वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एटोमिसिटी कितना है और ऑक्सीजन का एटोमिसिटी कितना है। तो इस वाटर मॉलिक्यूल में ये हो गया टोटल एटोमिसिटी, मतलब टोटल एटम्स कितने हैं। लेकिन इस वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, तो कितने एटम्स है, 2। तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एटोमिसिटी कितना रहेगा, 2। इस वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 1। तो इसका जो एटोमिसिटी रहेगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर। तो एटोमिसिटी इसलिए मैंने लिखा है कि एटोमिसिटी इफ 1 होता है, एटोमिसिटी इफ 1 होता है तो हमको सबस्क्रिप्ट को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इफ ये एटोमिसिटी मोर देन 1 होता है, मोर देन 1 होता है, तो हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट को यूज करना पड़ेगा। तो सबस्क्रिप्ट को यूज तब नहीं करना है जब एटोमिसिटी किसी का 1 रहेगा, लेकिन जब किसी का एटोमिसिटी मोर देन 1 होता है तो वहां पे हमको सबस्क्रिप्ट को यूज करना ही पड़ेगा। अब देखो, मैं यहां पे लिखता हूं Na और यहां पे लिखता हूं Cl2, दोनों में क्या फर्क है, यहां पे Cl2 लिखा हुआ है, इसका मतलब Cl के 2 एटम्स है, तो इसमें जो रहेगा वो Cl2 का एटोमिसिटी कितना रहेगा, 2। लेकिन यहाँ पे हमने लिखना क्या चाहिए था, Na1, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा हुआ नहीं है। जहाँ पे 1 लिखा हुआ नहीं है, सबस्क्रिप्ट जो होता है वहाँ पे 1 लिखा हुआ, जब एटोमिसिटी 1 होता है तब आपको वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हम कंसीडर करते हैं कि जहां पे सबस्क्रिप्ट पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब वहां पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 बातें हमने पढ़ी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 पार्ट का बनता है, 1 इज सिंबल, सेकंड इज कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में एटोमिसिटी यूज करते हैं, एटोमिसिटी का मतलब बता दिया। एटोमिसिटी 1 होता है तो सबस्क्रिप्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, इफ मोर देन 1 होता है तो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप वाटर मॉलिक्यूल में देखो, वाटर मॉलिक्यूल पे टोटल 3 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन के एटम्स 1 से ज्यादा है, कितने, 2, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 2। लेकिन ऑक्सीजन का एटम कितना है, 1 ही है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि रूल ये कहता है कि इफ किसी का एटोमिसिटी 1 है तो आपको सबस्क्रिप्ट को लिखना जरूरी नहीं है। इसलिए हमने H2O1 नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है, H2O ही लिखा हुआ है। हमने 1 इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि उसका एटोमिसिटी 1 है, और जिसका एटोमिसिटी 1 रहेगा उसके लिए हम किसी सबस्क्रिप्ट नंबर को यूज नहीं करेंगे। क्लियर। तो सिंबल और सबस्क्रिप्ट इन दोनों से क्या बनता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। अब क्या करता हूं, मुझे यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखने हैं। जैसे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन
डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। क्लियर? अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए सिंबल होना चाहिए। अब हमको ये पहले पता लगाना है कि यहाँ पे कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे कार्बन है, तो ये रहेगा सिंबल ऑफ कार्बन। दूसरी बात ऑक्सीजन है और लिखा हुआ है डाई। डाई का मतलब कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना हुआ? 2। कार्बन कितना है? 1, तो कार्बन का एटॉमिसिटी कितना हुआ? 1। तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए C1O2। क्या होना चाहिए? C1O2। लेकिन रूल ये भी कहता है कि जब किसी का एटॉमिसिटी 1 होता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए हम C1O2 की जगह क्या लिखेंगे? CO2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CO2। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताएगा? कंपोजिशन बताएगा कि CO2 मॉलिक्यूल किसका बना हुआ है। CO2 मॉलिक्यूल एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम का बना हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या लेते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो पहली बात तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि उनका सिंबल क्या रहेगा। तो सल्फर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? पढ़ा था ना आपने 10th में, 9th में। तो सल्फर का जो सिंबल रहेगा वो रहेगा S, और ऑक्सीजन का जो सिंबल रहेगा वो क्या रहेगा? O। और क्वांटिटी कितना है ऑक्सीजन का? 3, तो ये होना चाहिए 3। क्लियर? तो सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 3 है। तो रूल के हिसाब से जब हम सब्स्टिट्यूट को यूज करेंगे तो सल्फर कितना है? 1 और ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो होना चाहिए S1O3। लेकिन 1 है और जब एटॉमिसिटी 1 रहेगा, यहाँ पे सल्फर का एटॉमिसिटी 1 है और इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये बन जाएगा SO3। क्या बन जाएगा? SO3। तो ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बनाते हैं। ठीक है, तो वहां पे 2 बातें जरूरी, एक होता है सिंबल और दूसरा रहेगा सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमने CO2 और SO3, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन दोनों से एग्जाम्पल से हमने ये देख लिया कि ये किस प्रकार से क्या करेंगे, स्ट्रक्चर यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, डाई का मतलब होता है 2 और नाइट्रोजन का सिंबल रहेगा N, मतलब नाइट्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी रहेगा 2। ट्राई का मतलब रहेगा 3 और ऑक्साइड का मतलब रहेगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के 3 एटम है और नाइट्रोजन के 2 एटम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे N3O2। सही है? फॉर्मूला क्या बनेगा? N3O2। नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसके हिसाब से नाइट्रोजन के 3 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम होने चाहिए, बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे है N2O3। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। अब हमने यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के सबस्क्रिप्ट नंबर लिखे हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का क्वांटिटी मोर देन 1 है, नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी मोर देन 1 है, और ऑक्सीजन का भी एटॉमिसिटी मोर देन 1 है। हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 3 है। तो इस मॉलिक्यूल की जो एटॉमिसिटी रहेगी वो कितने बनेगी? 5 बनेगी। ठीक है, तो N2O3 जो है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये जो रहेगा इसका टोटल एटॉमिसिटी रहेगा 5, नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी रहेगा 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी रहेगा 3। ठीक है, तो ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है,
अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हैं जहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एटॉमिसिटी कितना रहेगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ C12, H22 और O11। क्लियर? तो इसमें देखेंगे तो ये जो है ये किसका सिंबल है? कार्बन का। ठीक है, ये किसका सिंबल है? हाइड्रोजन का। और ये किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का। ठीक है, मतलब ये पहली बात हो गई सिंबल। ठीक है, मतलब इस C12, H22, O11 में 3 टाइप के एटम्स है। उसके बाद हमको ये देखना है कि एटोमिसिटी कितना है। तो कार्बन के एटम्स कितने हैं? 12। तो कार्बन का एटोमिसिटी रहेगा 12। हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का एटोमिसिटी रहेगा 22। और हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसका जो एटोमिसिटी रहेगा वो कितना रहेगा? 11। क्लियर? अब टोटल एटोमिसिटी देखेंगे तो कितना रहेगा? देखो, एटोमिसिटी हम इंडिविजुअल भी काउंट कर सकते हैं हर एक एटम का, और हम पूरे मॉलिक्यूल का भी एटोमिसिटी फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो कार्बन का इंडिविजुअल एटोमिसिटी 12 है, हाइड्रोजन का इंडिविजुअल एटोमिसिटी 22 एंड ऑक्सीजन का इंडिविजुअल एटोमिसिटी कितना है? 11 है। हम कंबाइन करेंगे तो ये रहेगा 12 प्लस 22 प्लस 11। इनको हम कंबाइन करेंगे तो ये कितने बनेंगे? 5 और ये कितने बनेंगे? 4। तो टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स रहेंगे वो कितने रहेंगे? 45। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का जो एटोमिसिटी रहेगा वो कितना होना चाहिए? 45। क्लियर? तो ये रहेगा एटम, मॉलिक्यूल, कंपोजिशन, फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंबल एंड सबस्क्रिप्ट। क्लियर? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं। पहले नाम बहुत सुना होगा आपने, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका फॉर्मूला क्या है? H2SO4। क्लियर है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट कितना है? 2 है। तो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी रहेगी 2। क्लियर? सल्फर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है? 1 है, क्योंकि जहां पे एटोमिसिटी नहीं लिखी जाती है, जहां पे सबस्क्रिप्ट में कुछ लिखा नहीं जाता है, इसका मतलब वहां पे ओनली 1 होता है। और ऑक्सीजन का एटोमिसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो टोटल एटोमिसिटी कितना रहेगा? 7। क्लियर? तो इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो क्या होना चाहिए? HSO। ये है ओनली सिंबल सल्फ्यूरिक एसिड में। फिर एटोमिसिटी लिखते जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 4, तो ये बन जाएगा H2SO4। वैसे ही मैं एक और यूज करता हूं नाइट्रिक एसिड, और दूसरा यूज करता हूं नाइट्रस एसिड। आपको इसका फॉर्मूला याद करना है। पहले आपने 10th में पढ़ा होगा नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके पहले आपको उन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले रिकॉल करना है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो होता है वो होता है HNO3, और नाइट्रस एसिड जो रहेगा वो रहेगा HNO2। क्लियर है? अब नाइट्रस एसिड जो है वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का बना हुआ है। नाइट्रस एसिड भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का बना हुआ है। ये दोनों वर्ड सेम नहीं है। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, इक एसिड है, यहाँ पे नाइट्रस एसिड है, OUH एसिड है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है वैसे सल्फ्यूरस एसिड भी आता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन का एटोमिसिटी 1 है,
नाइट्रोजन का एटोमिसिटी 1 है क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है, और जब सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं होता है तो एटोमिसिटी 1 होता है। और ऑक्सीजन का एटोमिसिटी रहेगा 3, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने बनेंगे? 5। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम एटोमिसिटी काउंट कर सकते हैं। एटोमिसिटी इंडिविजुअल भी होता है और एटोमिसिटी पूरे मॉलिक्यूल का भी होता है। अब ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, इस मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। इसको मॉलिक्यूल को, तो मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन कैसा है? मॉलिक्यूल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आप इनके नाम से ही क्लासिफाई कर सकते हैं, इसके लिए ज्यादा हमको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। होमो और हेटेरो में डिफरेंस क्या रहेगा? होमो का मतलब होता है सेम, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूल जो है वो एटम के बने हुए हैं, सही है ना। मॉलिक्यूल किसका बना हुआ है? एटम का। अब मॉलिक्यूल जो रहेगा वो एटम का बना हुआ है और वो सभी के सभी एटम सेम होते हैं, तो उसको बोलेंगे होमो एटॉमिक। और उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो हम इसको बोलेंगे हेटेरो एटॉमिक। नहीं समझा? रिपीट कर रहा हूं फिर से। मॉलिक्यूल एटम्स के बने हैं, अब वो जितने एटम्स के बने हैं वो सभी के सभी एटम्स सेम टाइप के हैं, तो होमो एटॉमिक। वो डिफरेंट टाइप के हैं तो हेटेरो एटॉमिक। एग्जांपल लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा है Cl2 मॉलिक्यूल। क्या लिखा हुआ है? Cl2 मॉलिक्यूल। तो ये जो Cl2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स प्रेजेंट है और दोनों क्लोरीन के ही है, सेम टाइप के है ना, क्लोरीन प्लस क्लोरीन। तो यहाँ पे एटम किसके है? क्लोरीन प्लस क्लोरीन। तो ये जो रहेगा ये बन जाएगा होमो एटॉमिक। क्या बन जाएगा? होमो एटॉमिक। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं CO2, ये किसका बना हुआ है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, सही है ना। एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और कार्बन यहाँ पे 2 टाइप के एटम्स होने की वजह से इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे हम लोग हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो Cl2 is an example of homo atomic molecule and CO2 is example of heteroatomic molecule। हम यहाँ पे लिखते हैं O3, तो O3 में टोटल कितने एटम्स है? 3। किसके? ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, और तीनों ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है और इसीलिए हम इसको बोलेंगे होमो एटॉमिक। तो ओजोन इज अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं SO3। कौन प्रेजेंट है? सल्फर प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरो एटॉमिक। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग खुद ही फाइंड कर सकते हैं, कुछ कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये कैसा रहेगा, होमो एटॉमिक रहेगा कि हेटेरो एटॉमिक रहेगा। एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं मैं H2O, 2 टाइप के दिख रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है, ये क्या बनना चाहिए? हेटेरो एटॉमिक बनना चाहिए। मैं लिखता हूं C12 H22 O11, यहाँ पे 3 टाइप के एटम्स है, तो ये भी क्या बनेगा? हेटेरो एटॉमिक बनेगा। क्लियर है? तो ये होता है किसका क्लासिफिकेशन? मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन, कि मॉलिक्यूल जो रहेगा उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो क्लासिफाई 2 पार्ट में करेंगे, कि वो मॉलिक्यूल जिस एटम का बना हुआ है वो एटम सेम टाइप के है कि डिफरेंट टाइप के है। क्लियर? तो ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो यहां तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल देख लिया है। तो अभी हमने एटम के बारे में देखा और साथ में क्या देखा? मॉलिक्यूल के बारे में देखा, और इन दोनों को हमने सेपरेट आउट करने की कोशिश की थी कि एटम जो रहेगा वो क्या रहेगा और मॉलिक्यूल जो रहेगा वो क्या रहेगा। क्लियर है? अब तीसरा जो कंसेप्ट आता है, ये थ्रू आउट द केमिस्ट्री आपको काम में आएगा, एटॉमिक वेट।
एटॉमिक वेट जो है वो पहले ऐसा यूज करते तो एटॉमिक वेट नाम का वर्ड, अभी जो होता है इसमें यूज करते हैं एटॉमिक मास। क्या यूज करेंगे? एटॉमिक मास। तो अभी हम लोग एटॉमिक वेट कंसेप्ट को यूज ज्यादा नहीं करते हैं, हम एटॉमिक मास के हिसाब से, क्योंकि हमने देखा था कि मास और वेट दोनों डिफरेंट होते हैं। हम बोलने के टाइम पे तो सेम ही बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाएगा तो उनके यूनिट्स भी अलग होते हैं और उनका क्वांटिटी भी अलग होता है। और इसीलिए हम एटॉमिक वेट के जगह क्या यूज करेंगे? एटॉमिक मास वर्ड को यूज करेंगे। कुछ टेक्स्ट बुक में कभी कभी एटॉमिक वेट नाम के वर्ड का यूज किया जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है वहां पे एटॉमिक मास को यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग हमेशा एटॉमिक मास के कंसेप्ट को ही स्टडी करेंगे, ये एटॉमिक मास के हिसाब से ही जाएंगे। और यहाँ पे इस एटॉमिक मास को हम लोग कैपिटल ए से शो करेंगे, जिसको हम बोलेंगे कि ये यहाँ पे एटॉमिक मास का काम करेगा, तो AM लिख सकते हैं एटॉमिक मास। क्लियर? हाँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एटॉमिक मास कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन जो मास ऑफ एटम होता है हम बोलेंगे एटम, और इस एटम का जो मास होता है ये मास वेरी वेरी स्मॉल होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। और ये बहुत छोटा होने की वजह से इस मास को एक्यूरेटली स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका मास बहुत छोटा होता है, क्योंकि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है जो नेकेड आइज से नहीं दिखाई देता है। और जब वो हमको दिखाई नहीं देता है, इतना छोटा है, तो आप सोचो उसका मास कितना कम होना चाहिए। और इसका मास बहुत कम होने की वजह से हम यहाँ पे उसका एग्जैक्ट मास जो होता है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे जो एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट होता है उसको डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, और हम यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है? तो हम जो बोलते हैं ना एटॉमिक मास, तो वो एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं होता है, वो क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। AM का मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास होता है, वहां पे लिखा हुआ है AM का मतलब। ठीक है? अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है हम किसी के साथ कंपेयर करेंगे। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के साथ कंपेयर करना। क्या करना? कंपेयर करना। तो जब हम किसी के साथ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद जो हम क्या करेंगे, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हम यहाँ पे क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। ठीक है? तो रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कैसे करते हैं? तो रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए इनिशियली सबसे पहले हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस यूज किया था। हमको यहाँ पे क्या यूज करने पड़ेंगे? रेफरेंस। और उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? बाकी को रिलेट करेंगे। तो उसमें ऐसा हुआ था कि सबसे पहले हाइड्रोजन को उन्होंने क्या किया था? एज अ रेफरेंस करके यूज किया था, और उस हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करने के बाद उन्होंने क्या किया था? रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड किया था। क्लियर? तो उस टाइम ऐसा हुआ था, हम यहाँ पे एक बैलेंस यूज करते हैं। ठीक है? और यहाँ पे हमने इस प्रकार से एक बैलेंस को क्या किया है? यूज किया हुआ है। अब लेफ्ट साइड जो है ये हाइड्रोजन की साइड है, और राइट साइड में मैंने कोई E नाम के एक एलिमेंट को यूज किया हुआ है। तो लेफ्ट साइड में मैंने हाइड्रोजन के एलिमेंट को यूज किया हुआ है, और राइट साइड में मैंने E एलिमेंट को क्या किया है? यूज किया हुआ है। अब होता ऐसे है कि इस एलिमेंट का मास, मतलब एटम का जो मास है वो बहुत छोटा है, तो हम रिलेटिव फाइंड करेंगे, कंपेयर करके फाइंड करेंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए हमने किसको यूज किया? हाइड्रोजन को। और ये कहा जाता था कि हाइड्रोजन का जो मास है उसको हमने यूनिट मास कंसीडर किया। तो हाइड्रोजन का मास कितना था? यूनिट। और यूनिट का मतलब कितना रहेगा? 1। बोलते हैं ना यूनिट का मतलब 1 होता है। हाँ, तो हाइड्रोजन का मास हमने यूनिट मास लिया था, और यूनिट का मतलब होता है 1 मास, और उस मास को हमने कंपेयर करेंगे। ठीक है? तो अब क्या किया? इस वेइंग मशीन के ऊपर मैंने राइट साइड में E के एक एटम को रख दिया।
ई के एक एटम को मैंने राइट साइड में रख दिया, क्लियर। और मैंने लेफ्ट साइड में एक हाइड्रोजन के एटम को रख दिया, और एक एटम का मतलब होता है 1 यूनिट मास, 1 यूनिट मास, ठीक है। तो 1 यूनिट मास जो है, मतलब इसका जो हाइड्रोजन का जो एटम है, तो उस एक एटम का यूनिट मास है, मतलब 1 मास हमने कंसीडर किया। और अब हमने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया। अब बोलते हैं कि ये हमारा यहाँ पे बैलेंस है। तो जैसे ही हमने राइट साइड में हीलियम मतलब ई को रखा है, और इस साइड में हमने हाइड्रोजन को रखा हुआ है। अब क्या हुआ, जैसे ही हम इन दोनों को वेइंग बैलेंस पे रखते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि इसको बैलेंस करना, लेकिन हुआ ऐसे कि ये जो है ये लोअर साइड में गया। हम यहाँ पे शो करेंगे, तो अब क्या हुआ कि ये जो वेइंग मशीन है ये लोअर साइड में चला गया, और इस साइड से अपर साइड में आ गया, क्लियर है। और इफ ऐसा होता है तो अब हम इसको कैसे शो करेंगे, ये रहेगा यहाँ पे वेइंग बैलेंस का सेंटर, और ये रहेगा ऐसे। हमने राइट साइड में किसको रखा था, ई को, और जब ई को रखा था तब ई 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है, तो वेइंग मशीन जो रहेगा वो इस प्रकार का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ई जो रहेगा वो लोअर साइड में है, और हाइड्रोजन जो रहेगा वो अपर साइड में चला गया, ठीक है। तो हमको इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन मिला। इसका मतलब मास ऑफ 1 एटम ऑफ ई इज ग्रेटर देन मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ई का मास 1 यूनिट नहीं है, 1 यूनिट नहीं है, मतलब एक हाइड्रोजन के एटम इतना नहीं है, क्योंकि अब ये ऐसे बैलेंस कंडीशन में होता तो हम ये बोलते हैं कि जितना मास हाइड्रोजन का है उतना ही मास ई के एक एटम का है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ई का मास ज्यादा है और एच का मास कम है। इसीलिए हमको क्या करना है, इनको रिलेट करना है, तो पहले इस बैलेंस को क्लियर मतलब बैलेंस कंडीशन में लेके आना पड़ेगा। और इसीलिए मैं क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन फिर से यहां पे रखता हूं। तो अब मैंने लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम रख दिए हैं, और जैसे मैंने 2 एटम लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन का रख दिए हैं, तो अब जो बैलेंस मतलब ये बैलेंस कंडीशन में आ गए। तो अब मैं बोल सकता हूं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ई इज इक्वल टू मास ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अभी ये बैलेंस कंडीशन होने की वजह से हम यहां से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितना मास एक एटम का है ई के, उतना ही मास 2 हाइड्रोजन के एटम का है। तो इनको बैलेंस करने के लिए ई के 1 एटम इक्वल्स टू एच के 2 एटम। एच के एक एटम का मास कितना है 1, तो 2 एच के एटम का मास कितना रहेगा 2। और जब हम हाइड्रोजन का मास 2 कंसीडर करते हैं, और जितना मास हाइड्रोजन का है उतना ही मास यहाँ पे ई शो कर रहा है, तो ई के एक एटम का मास कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। मतलब हमने ई को किसके साथ रिलेट किया, हाइड्रोजन के साथ रिलेट किया, और इस प्रकार को रिलेट करने के बाद हमने यहाँ पे इस ई का मास पता किया। तो इससे पता चला कि ई का जो मास रहेगा वो कितना रहेगा 2 रहेगा। तो ई का मास हमने डायरेक्टली नहीं निकाला, डायरेक्टली निकालते तो इस एटम का जो मास है उसको डायरेक्टली एटॉमिक मास बोलते हैं। तो हमने इस ई को हाइड्रोजन के साथ, हमने हाइड्रोजन एटम के साथ रिलेट किया, एंड दैट्स व्हाई रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। लेकिन जनरली बोलने के टाइम पे हम रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं बोलते हैं, हम एटॉमिक मास ही बोलते हैं। लेकिन देखा जाए रियल में तो वो एटॉमिक मास नहीं होता है, वो क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो ये रहेगा रिलेटिव एटॉमिक मास कैसा होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया कि किस प्रकार से 2 एटम को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। और जब दोनों का क्वांटिटी इक्वल हो जाएगा उस टाइम पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे कितने एटम्स, कितना मास यूज किया और दूसरे साइड का मास कितना होना चाहिए। जब लेफ्ट साइड का मास 2 है तो राइट साइड का मास
मास भी 2 ही होना चाहिए। और इससे पता चला कि यहाँ पे जो E एलिमेंट है उस E एलिमेंट का जो मास रहेगा वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, तो इनिशियली किसको हम लोग लेते थे, हाइड्रोजन को। उस टाइम पे जो एटॉमिक मास था उसका फॉर्मूला था मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। जो भी कोई एलिमेंट है उस एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इन दोनों को रिलेट करके, इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या करते थे, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करते थे। तो ये हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो वो एग्जैक्टली क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो इनिशियली रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज किया जाता था कि उस एलिमेंट के एक एटम का मास और हाइड्रोजन के एक एटम का मास, उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, रिलेटिव एटॉमिक मास। बाद में क्या हुआ, हाइड्रोजन की जगह उन्होंने ऑक्सीजन को यूज किया। किसको यूज किया, ऑक्सीजन को। बट अभी जो है, मतलब प्रेजेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो रेफरेंस सब्सटेंस, पहले हाइड्रोजन यूज करते थे, उसके बाद ऑक्सीजन यूज किया गया, और अभी हम यहाँ पे यूज करते हैं C12। क्या यूज करेंगे, C12। C का मतलब कार्बन होता है, 12 जो रहेगा उसका एटॉमिक मास रहेगा। अब इसको C12 ही क्यों लिखा जाता है वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको यही सोचना है कि ये कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास नंबर 12। क्लियर। तो अभी के लिए आपको C12 ही याद रखना है। अब 12 क्यों आता है, 13 कब आता है, 14 कब आता है, हम आगे जाके स्टडी करेंगे। क्लियर। तो अभी जो है इसका मास कैसे रखते हैं, तो अभी रिलेटिव एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। मतलब जो एलिमेंट है उसके एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अब यूज करते हैं। कंसेप्ट वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के एक एटम का मास हमने 1 लिया था, तो कार्बन का मास आता है 12 को 1/12 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और इसलिए बात वही है। लेकिन फॉर्मूला थोड़ा चेंज हुआ। पहले हाइड्रोजन यूज करते थे रेफरेंस में, फिर हमने ऑक्सीजन को यूज किया, अब हम कार्बन को यूज करते हैं। और कार्बन का मास कितना है, 12 है, और यहाँ पे इसीलिए हम लोग 1/12। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, इसका जो यूनिट होता है, क्या होता है, यूनिट, या तो हम यूज करते हैं AMU या तो हम यूज करेंगे U। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्या बोलेंगे, यूनिफाइड मास। तो ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब जो हम लोग मास नाम का कंसेप्ट देखते हैं वो एग्जैक्टली मतलब एटॉमिक मास नहीं है, वो क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक वेट जो होता है, सॉरी, मतलब एटॉमिक मास जो रहेगा, इसको फाइंड करने का एक और फॉर्मूला आता है, वो आता है 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट।
क्या आता है, स्पेसिफिक हीट। सो एक फॉर्मूला ये आपको थोड़ा याद रखना है, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेसिफिक हीट को दिया जाता है और स्पेसिफिक हीट देने के बाद आपको उस कंपाउंड का एटॉमिक मास कितना रहेगा वो पूछा जाएगा। आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, वहां पे भी इसको काम आएगा। जब आपने ये सब फॉर्मूला पढ़ा, एटॉमिक मास इक्वल्स टू 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट, तो यहाँ पे क्वेश्चन मन में आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट? तो स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा। अब हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट रिलीज करेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, सही है ना। तो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना हीट हमको देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। नहीं समझा? हमारे पास एक बाउल है, उस बाउल में हमने यहाँ पे हमारे पास एक बाउल है, इस बाउल में मैंने यहाँ पे 1 ग्राम सब्सटेंस को लिया और इस 1 ग्राम सब्सटेंस का मैं यहाँ से टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने उसको हीटिंग करना शुरू कर दिया। तो जैसे हीटिंग करेंगे तो ये 1 ग्राम टेम्परेचर सब्सटेंस जो रहेगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए मैं कितना हीट यहाँ से सप्लाई करता हूँ, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक का मतलब होता है हमेशा 1 के लिए, 1 ग्राम 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर 1 ग्राम का बढ़ाने के लिए जो हीट हम देंगे दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। क्लियर? तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, एटम पढ़ा, मॉलिक्यूल पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक मास पढ़ा। तो एटॉमिक मास जो होता है उसका डेफिनेशन क्या रहेगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट कंपेयर्ड टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। C12 कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। ठीक है, तो यहां तक हमने इस पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, एटम, मॉलिक्यूल और एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।